जय हिंद साथियों। चर्चा करेंगे टॉप 55 क्वेश्चंस 17 फरवरी 2025 के डेली करंट अफेयर्स की। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, विच टू मिनिस्ट्री साइंड एमओयू फॉर जेराट्रिक हेल्थ केयर। जेराट्रिक हेल्थ केयर क्या होती है? ओल्ड एज हेल्थ केयर के लिए किन दो इंडियन मिनिस्ट्रीज ने आपस में पार्टनरशिप की है, एमओयू साइन किया है? ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष डिपार्टमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस। ऑप्शन डी है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने साइन किया है पार्टनरशिप फॉर जेराट्रिक हेल्थ केयर। याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इन्वॉल्व है और डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से कंफ्यूज नहीं होना है हेल्थ केयर को देख के। किसके लिए? जेराट्रिक हेल्थ केयर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज दिस पार्टनरशिप साइनिंग सेरेमनी हेल्ड। तो जो पार्टनरशिप साइन हुई है जेराट्रिक हेल्थ केयर के लिए बिटवीन डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की, तो ये कहाँ पे साइन हुई थी? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है कोलकाता, ऑप्शन डी है न्यू दिल्ली। तो इसका सही आंसर है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में पार्टनरशिप साइन की है। क्या बूस्ट करने के लिए? जेराट्रिक हेल्थ केयर बूस्ट करने के लिए पार्टनरशिप साइन की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज मिनिस्ट्री ऑफ आयुष फाउंडेड। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष कब स्थापित की गई थी, कब स्टैब्लिश की गई थी, आपको ईयर बताना है। ऑप्शन ए है 2014, ऑप्शन बी है 2016, ऑप्शन सी है 2012 और ऑप्शन डी है 2018। सही आंसर है ऑप्शन ए, 2014 में स्टैब्लिश किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज एमओयू बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट साइन। तो इस पार्टनरशिप को किस दिन साइन किया गया था? डेट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं हमारे स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए, तो इसलिए ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। आपके ऑप्शन है ए फरवरी 12 2025, ऑप्शन बी है ऑप्शन ए में फरवरी 15 है 2025, ऑप्शन बी है फरवरी 12 2025, ऑप्शन सी है फरवरी 10 2025 और ऑप्शन डी है फरवरी 13 2025। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, फरवरी 2025 को ये जो एमओयू साइन किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और डीओएसजेई के बीच, तो ये 12 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में साइन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ रिपोर्ट अनवील्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस एंड कोएलिशन ऑफ डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सीडीआरआई और डीओटी के बीच जो एक रिपोर्ट अनवील की गई है, अभी हाल में ही रिलीज की गई है, उसका नाम आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट प्लान डीआरएमपी, ऑप्शन बी है टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ्टी गाइड टीआईएसजी, ऑप्शन सी है नेशनल डिजास्टर रिकवरी फ्रेमवर्क एनडीआरएफ, ऑप्शन डी है डिजास्टर रिस्क एंड रेजिलियंस असेसमेंट फ्रेमवर्क। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, डिजास्टर रिस्क एंड रेजिलियंस असेसमेंट फ्रेमवर्क हाल में ही रिलीज किया गया था। किसके द्वारा? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस और कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा। और रिपोर्ट का क्या नाम था? डिजास्टर रिस्क एंड रेजिलियंस असेसमेंट फ्रेमवर्क। कब रिलीज किया गया था? 15 फरवरी 2025 को ये रिलीज किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट्स वर इंक्लूडेड इन द स्टडी अंडर डिजास्टर रिस्क एंड रेजिलियंस असेसमेंट फ्रेमवर्क। तो अभी हमने देखा डिजास्टर रिस्क और रेजिलियंस फ्रेमवर्क जो है सीडीआरआई और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस का एक जॉइंट रिपोर्ट पब्लिश की गई थी। अब इस जो रिस्क रेजिलियंस असेसमेंट फ्रेमवर्क है, इसमें कितने स्टेट्स को इंक्लूड किया गया था इस स्टडी में, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, राजस्थान, केरला, वेस्ट बंगाल और पंजाब, ऑप्शन बी है असम, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तराखंड एंड गुजरात, ऑप्शन सी है कर्नाटका, बिहार, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना एंड मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश, गोवा, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड हरियाणा। तो इसमें से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। इस स्टडी में इंक्लूड किया गया था असम को, उड़ीसा को, तमिलनाडु को, उत्तराखंड को और गुजरात को। तो ये बात आप याद रखिएगा कि कौन कौन सी स्टेट्स को इंक्लूड किया गया है ये डिजास्टर रिस्क एंड रेजिलियंस असेसमेंट फ्रेमवर्क की स्टडी में। तो इसमें असम को इंक्लूड किया गया है, ओडिशा को, तमिलनाडु को, उत्तराखंड को और गुजरात को। और ये
किसने अनवील किया है, किसने रिलीज किया गया है, तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस एंड कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा मिलकर ये रिपोर्ट अनवील की गई थी 15 फरवरी 2025 को। इसके अंतर्गत क्या ऑब्जेक्टिव था, तो इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर को स्ट्रेंथन करना, स्ट्रांग बनाना अगेंस्ट डिजास्टर्स। तो कोई भी डिजास्टर होता है तो इंडिया का टेलीकॉम सेक्टर कितना ज़्यादा रेजिलिएंट है, कितना ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जा सकता है, इस बारे में रिपोर्ट में चर्चा की गई थी और इसमें इंक्लूड किया गया था असम को, उड़ीसा को, तमिलनाडु को, उत्तराखंड को और गुजरात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च। तो अभी हमने दो ऑर्गेनाइजेशन देखी, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस और CDRI। तो CDRI कब स्टैब्लिश किया गया था, कब लॉन्च किया गया था, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है सितंबर 23, 2019, ऑप्शन बी है अक्टूबर 2, 2018, ऑप्शन सी है अगस्त 15, 2020 और ऑप्शन डी है जनवरी 26, 2021। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 23 सितंबर 2019 को मोदी जी ने यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट एक्शन समिट जो कि न्यूयॉर्क में हुआ था, वहां पे CDRI को लॉन्च किया था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली इंडिया में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डायरेक्टर जनरल है अमित रोठी, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसमें इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है 49 मेंबर्स का, नेशनल गवर्नमेंट्स, यूनाइटेड नेशन एजेंसीज, मल्टीलैटरल बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर और एकेडमिया का इसमें कोलैबोरेशन है। याद रखना है सितंबर 23, 2019 को यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट एक्शन समिट के दौरान न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ डिवोल्यूशन इंडेक्स रिपोर्ट 2024। तो अभी हाल में ही डिवोल्यूशन इंडेक्स रिपोर्ट नाम की एक रिपोर्ट रिलीज की गई है, तो उसका पूरा नाम क्या है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है पंचायती राज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ऑप्शन बी है स्टेटस ऑफ डिवोल्यूशन टू पंचायत इन स्टेट्स एंड एविडेंस एन इंडिकेटिव एविडेंस बेस्ड रैंकिंग 2024, ऑप्शन सी है एम्पावरिंग रूरल गवर्नेंस स्टेट रैंकिंग्स 2024, ऑप्शन डी है पंचायती राज एफिशिएंसी रिपोर्ट 2024। तो डिवोल्यूशन इंडेक्स रिपोर्ट 2024 का जो पूरा नाम है वो है ऑप्शन बी, स्टेटस ऑफ डिवोल्यूशन टू पंचायत इन स्टेट्स एंड इंडिकेटिव एविडेंस बेस्ड रैंकिंग 2024। कब इसको रिलीज किया गया था, 13 फरवरी 2025 को रिलीज किया गया था, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका रिपोर्ट का नाम है स्टेटस ऑफ डिवोल्यूशन टू पंचायत इन स्टेट्स एंड इंडिकेटिव एविडेंस बेस्ड रैंकिंग 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट इज रैंक फर्स्ट इन पंचायती राज डिवोल्यूशन इंडेक्स 2024। तो अभी जिसके रिपोर्ट के बारे में हमने चर्चा की, पंचायती राज डिवोल्यूशन इंडेक्स में पहला स्थान किसका है, फर्स्ट स्टेट कौन सी है जो रैंक की गई है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है केरला, ऑप्शन बी है कर्नाटका, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटका, ठीक है। तो जो स्टेटस है कर्नाटका का वो फर्स्ट रैंक का स्टेटस है पंचायती राज डिवोल्यूशन इंडेक्स 2024 में। और कौन कौन से टॉप स्टेट्स हैं, तो टॉप पे है कर्नाटका, फर्स्ट पे है कर्नाटका, सेकंड पे है केरला, थर्ड पे है तमिलनाडु, फोर्थ पे है महाराष्ट्र और फिफ्थ पे है यूपी। ये जो रिलीज की गई थी, ये इंडेक्स कहाँ पे रिलीज किया गया था, तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन न्यू दिल्ली में रिलीज किया गया था पंचायती राज डिवोल्यूशन इंडेक्स, ये भी याद रखिएगा। रिपोर्ट का नाम तो हम लोग ने देख ही लिया है, डेट ऑफ रिलीज भी हम लोग ने देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूनियन मिनिस्टर रिलीज डिवोल्यूशन इंडेक्स रिपोर्ट 2024। किस यूनियन मिनिस्टर ने डिवोल्यूशन इंडेक्स रिपोर्ट 2020 को जारी किया था 13 फरवरी 2025 को। ऑप्शन ए है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने, ऑप्शन बी है अमित शाह जी ने, ऑप्शन सी है SP सिंह बघेल जी ने और ऑप्शन डी है राजीव चंद्रशेखर जी ने। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, SP सिंह बघेल जी ने इसको रिलीज किया था पंचायती राज डिवोल्यूशन इंडेक्स 2024 को। SP सिंह बघेल जो है वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के, तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूटीज वर असेस्ड इन द रिपोर्ट। तो जो डिवोल्यूशन इंडेक्स 2024 है उसमें कितने राज्य और कितने यूनियन टेरिटरीज को असेस किया गया था, इनका आंकलन किया गया था। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी है 31, ऑप्शन सी है 29 और ऑप्शन डी है 33। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 31 स्टेट और यूटीज को इसमें कंसिडर किया गया था, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, 31 स्टेट्स और यूटीज को असेस किया गया था। किसके द्वारा कंडक्ट किया गया था, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन न्यू दिल्ली द्वारा ये कंडक्ट किया गया था। टॉप रैंक हमने देखी कर्नाटका, सेकंड पे केरला, थर्ड पे तमिलनाडु, फोर्थ पे महाराष्ट्र और फिफ्थ पे उत्तर प्रदेश। और ये कितने जिलों में हुआ था, तो ये 68 डिस्ट्रिक्ट्स में ये डिवोल्यूशन इंडेक्स कवर करता है, 68 डिस्ट्रिक्ट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन इज नॉट इवेल्युएटेड इन डिवोल्यूशन इंडेक्स। अब ये डिवोल्यूशन इंडेक्स है जो क्या
मेजर करता है कि पंचायती राज से रिलेटेड जितनी भी फंक्शंस है, जितनी भी फाइनेंसेस है, जितनी भी ऑटोनॉमी है, वो स्टेट्स ने कितनी ज़्यादा ट्रांसफ़र की है। तो कुछ डायमेंशन होते हैं जिनके बेसिस पे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को असेस किया गया है। तो आपको बताना है वो कौन सा डायमेंशन नहीं है जिसको इस असेसमेंट में इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, तो कौन सा ऐसा डायमेंशन है जिसको इंक्लूड नहीं किया गया है। ऑप्शन ए है फ्रेमवर्क, ऑप्शन बी है डिजिटल कनेक्टिविटी, ऑप्शन सी है फंक्शनरीज और ऑप्शन डी है अकाउंटेबिलिटी। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, डिजिटल कनेक्टिविटी जो है ये एक फ्रेमवर्क नहीं है जिसके अंतर्गत डेवोल्यूशन इंडेक्स में स्टेट्स को असेस किया गया है, स्टेट्स को मेजर किया गया है। तो यहाँ पे 6 डायमेंशंस यूज किए गए थे स्टेट्स को, अलग अलग स्टेट्स को असेस करने के लिए पंचायती राज डिवोल्यूशन इंडेक्स 2024 में। तो वो 6 डायमेंशंस कौन कौन से हैं? फ्रेमवर्क है, फंक्शंस है, फाइनेंसेस है, फंक्शनरीज है, कैपेसिटी बिल्डिंग है और अकाउंटेबिलिटी है। इसमें डिजिटल कनेक्टिविटी नहीं है। ठीक है, डिजिटल कनेक्टिविटी इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। ये एक ऐसा डायमेंशन है जो कि असेसमेंट में, पंचायती राज डिवोल्यूशन इंडेक्स के असेसमेंट में नहीं इंक्लूड किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट लीड्स इन द फंक्शंस डायमेंशन ऑफ डेवोल्यूशन इंडेक्स। तो अभी हमने देखा डेवोल्यूशन इंडेक्स के 6 डायमेंशन थे, उसमें से एक डायमेंशन है फंक्शन, और फंक्शन का जो डायमेंशन है उसमें उस पर्टिकुलर डायमेंशन में कौन सी स्टेट जो है वो लीड कर रही है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है तेलंगाना, ऑप्शन डी है केरला। सही आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु लीड कर रही है फ्रेमवर्क फंक्शंस डायमेंशन में। तो यहाँ भी हमने 6 डायमेंशन देखे, अब लीडिंग स्टेट्स इन 6 डायमेंशन देख लेते हैं। तो फ्रेमवर्क में सबसे लीडिंग स्टेट जो है वो है केरला। फंक्शन में जो लीडिंग स्टेट है वो है तमिलनाडु, जो कि क्वेश्चन में भी पूछा गया था। फाइनेंसेस में सबसे अच्छा कर रहा है कर्नाटका, जो कि फर्स्ट रैंक पे भी है। फंक्शनरीज में सबसे अच्छा परफॉर्म किया है गुजरात ने। कैपेसिटी बिल्डिंग में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस हुई है तेलंगाना की, और अकाउंटेबिलिटी में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है कर्नाटका का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डायमेंशन याद रखना है, साथ ही साथ डायमेंशन में कौन पर्टिकुलर स्टेट लीड कर रहा है ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट मेड द मोस्ट सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट बाय जंपिंग फ्रॉम 15th टू 5th प्लेस। कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट किया है और वो पहले 15th प्लेस पे हुआ करता था और अब 5th प्लेस पे आ गया है इस बार। तो ऑप्शन है आपके ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है राजस्थान। सही आंसर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखा गया है, जो कि जंप किया है 15th प्लेस से 5th प्लेस पे। और सेकंड नंबर पे जो सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है वो है त्रिपुरा का, विच मूव फ्रॉम 13th टू 7th प्लेस। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में 10 स्पॉट्स की जो है इंप्रूवमेंट हुई है, 10 रैंकिंग्स की इंप्रूवमेंट हुई है, और त्रिपुरा में 6 रैंकिंग्स की इंप्रूवमेंट हुई है। तो ये बात भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन कंपनी वॉज एडेड टू MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स इन फरवरी 2025। तो कौन सी वो इंडियन कंपनी है जिसको इंक्लूड किया गया है फरवरी 2025 में MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में। ये जो इंडेक्स है ये इमर्जिंग मार्केट की कुछ पर्टिकुलर कंपनीज को, 24-25 कंपनीज की जो भी ग्रोथ है, रेवेन्यू है, उनको ट्रैक करता है और फिर उस हिसाब से अच्छे इंडेक्स को फॉर्म करता है। कुछ कंपनीज को कभी इंक्लूड करता है और कुछ कंपनीज को कभी एक्सक्लूड करता है बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस। तो आपको बताना है फरवरी 2025 में MSCI इमर्जिंग मार्केट में किस इंडियन कंपनी को इंक्लूड किया गया है। ऑप्शन ए है अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, ऑप्शन बी है टाटा मोटर्स, ऑप्शन सी है हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड और ऑप्शन डी है इन्फोसिस। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड को इंक्लूड किया गया है MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में। ठीक है, तो फरवरी 2025 में चेंजेस इंप्लीमेंट किए गए थे, जिसके बाद से हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड को ऐड किया गया है मॉर्गन स्टैनले कैपिटल इंटरनेशनल MSCI USA की इक्विटी इंडेक्स में। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा, हुंडई मोटर को इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन कंपनी वॉज रिमूव फ्रॉम दिस इंडेक्स इन फरवरी 2025 रिव्यू। तो अभी हमने देखा कि हुंडई मोटर को इंक्लूड किया गया है। अब कौन सी ऐसी कंपनी है जिसको एक्सक्लूड किया गया है, रिमूव किया गया है MSCI इंडेक्स से, जो पहले हुआ करते थे लेकिन अब नहीं है। अब आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है हिंदुस्तान लीवर, ऑप्शन बी है अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, ऑप्शन सी है टाटा पावर और ऑप्शन डी है बजाज ऑटो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। पहले MSCI इंडेक्स में इंक्लूड हुआ करती थी पर इस बार के चेंजेस से उनको रिमूव कर दिया गया है। तो मेजर इंक्लूजन अभी हमने देखा था हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड है, और मेजर एक्सक्लूजन कौन है, तो अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड।
लार्जेस्ट एडिशंस कौन कौन से हुए हैं? यूनाइटेड एयरलाइंस होल्डिंग्स हुई है, यूएसए की है जो, रेडिट ए यूएसए की और नाटेरा यूएसए की, ये कुछ कंपनीज हैं जो कि इंक्लूड की गई हैं। एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स की बात करें तो ये ट्रैक करती है परफॉर्मेंस ऑफ ग्रोइंग कंपनीज, ग्रोइंग इकोनॉमीज, जो ग्रोइंग इकोनॉमीज हैं उनकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है, विच कवर्स लार्ज एंड मिड कैप कंपनीज फ्रॉम 24 इमर्जिंग मार्केट्स। तो 24 इमर्जिंग मार्केट से लार्ज और मिड कैप कंपनीज की परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है। ठीक है। What was India's weight in MSCI index after February 2025 रिव्यू? तो फरवरी 2025 के रिव्यू के बाद इंडिया का वेट MSCI इंडेक्स में कितना चेंज हुआ है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है 17.5%, ऑप्शन बी है 18.8%, ऑप्शन सी है 19% और ऑप्शन डी है 20%। सही आंसर है ऑप्शन सी 19%। ठीक है, तो कितना चेंज हुआ है? इंक्रीज फ्रॉम 18.8% टू 19%। ठीक है, कितना इंक्रीज हुआ है MSCI इंडेक्स में इंडिया का वेट? तो ये 18.8% से बढ़ के 19% हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज प्रेसिडेंट रूल इम्पोज्ड इन मणिपुर इन 2025? तो आपको पता होगा हाल में ही मणिपुर में क्या हुआ है, प्रेसिडेंट रूल को लगा दिया गया है आफ्टर चीफ मिनिस्टर रेजिग्नेशन। तो याद रखना है आपको कब ये रूल इम्पोज किया गया है, आपको ये बताना है कौन सी डेट को इम्पोज किया गया है पर्टिकुलर। ऑप्शन ए है 9 फरवरी 2025, ऑप्शन बी है 12 फरवरी 2025, ऑप्शन सी है 13 फरवरी 2025 और ऑप्शन डी है फरवरी 15 2025। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, फरवरी 13 2025 को प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया गया है मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स प्रेसिडेंट रूल हैज बीन इम्पोज्ड इन मणिपुर सिंस इट्स फॉर्मेशन इन 1951? 1951 के बाद से मणिपुर जब से फॉर्म हुआ है तो कितनी बार प्रेसिडेंट रूल लग चुका है मणिपुर में, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है 9, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 11 और ऑप्शन डी है 12। तो सही आंसर है सी 11। 11 बार अभी तक लग चुका है प्रेसिडेंट रूल मणिपुर में सिंस इट्स फॉर्मेशन इन 1951। 1951 के फॉर्मेशन के बाद क्या हुआ है, मणिपुर में अब तक 11 बार जो है प्रेसिडेंट रूल लागू हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, When was last time president rule was imposed in मणिपुर before 2025? तो 2025 से पहले मणिपुर में कब प्रेसिडेंट रूल लागू किया गया था मणिपुर में, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है 1999 से 2000 में, ऑप्शन बी है 2001 से 2002 में, ऑप्शन सी है 2005 से 2006 में और ऑप्शन डी है 2010 से 2011 में। सही आंसर है ऑप्शन सी बी 2001 से 2002 के बीच में 277 दिन के लिए 277 डेज के लिए प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज किया गया था। तो ये बात आपको याद रखनी है। जून 2001 से मार्च 6 2002 277 डेज के लिए मणिपुर को क्या किया गया था, इम्पोज किया गया था प्रेसिडेंट रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9th एशियन विंटर गेम्स कहाँ पे आयोजित किए गए थे? ऑप्शन ए है बीजिंग चाइना, ऑप्शन बी है सोल साउथ कोरिया, ऑप्शन सी है हार्बिन चाइना, ऑप्शन डी है सपोरो जापान। तो 9th एशियन विंटर गेम जो है हार्बिन चाइना में होस्ट किया गया था, आपको याद रखना है। ठीक है, हार्बिन याद रखिएगा, हार्बिन हेलियोंगजांग प्रोविंस चाइना में 9वां संस्करण एशिया विंटर गेम्स का होस्ट किया गया था। ठीक है, कौन सा संस्करण था? 9th एडिशन था, याद रखिएगा, एशियन विंटर गेम्स का, जिसको हार्बिन 2025 के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ 9th एशियन विंटर गेम्स 2025? 9th एशियन विंटर गेम्स 2025 का ड्यूरेशन क्या था? ऑप्शन ए है 5 फरवरी से 12 फरवरी, ऑप्शन बी है 7 फरवरी से 14 फरवरी, ऑप्शन सी है 10 फरवरी से 17 फरवरी और ऑप्शन डी है 3 फरवरी से 10 फरवरी। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, फरवरी 7 से फरवरी 14 के बीच 9th एशियन विंटर गेम्स को होस्ट किया गया था चाइना में। ठीक है, डेट्स याद रखिएगा, लोकेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और संस्करण कौन सा है? 9th एडिशन है एशियन विंटर गेम्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन 9th एशियन विंटर गेम्स 2025? 9th एशियन विंटर गेम्स 2025 में कितनी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था? ऑप्शन ए है 34, ऑप्शन बी है 36, ऑप्शन सी है 38, ऑप्शन डी है 30। सही आंसर है ऑप्शन ए, 34 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था 9th एशियन विंटर गेम्स में, जो कि चाइना हार्बिन में आयोजित किया गया था।
नाइन्थ एशियन विंटर गेम्स का मोटो क्या था आपको बताना है। ऑप्शन ए है वन एशिया वन ड्रीम, ऑप्शन बी है ड्रीम्स ऑफ विंटर लव अमंग एशिया, ऑप्शन सी है विंटर ग्लोरी यूनाइटेड एशिया, ऑप्शन डी है स्नो एंड यूनिटी। तो नाइन्थ एशियन विंटर गेम्स का जो मोटो था उसका सही आंसर है ऑप्शन बी ड्रीम ऑफ विंटर लव अमंग एशिया। याद रखना है ड्रीम ऑफ विंटर लव अमंग एशिया जो है नाइन्थ एशियन गेम्स का मोटो था, जिसको आयोजित किया गया था हार्बिंग हेलियोंगजोंग प्रोविंस चाइना में 7 फरवरी से 14 फरवरी 2025 तक। Who were the official mascots of 9th Asian Winter Games 2025? 9th Asian Winter Games 2025 के शुभांकर या मैस्कट्स कौन थे? ऑप्शन ए है पांडा एंड स्नोई, ऑप्शन बी है बिनबिन एंड नीनी, ऑप्शन सी है हिमा एंड शिका, ऑप्शन डी है आईसी एंड फ्रॉस्टी। सही आंसर है ऑप्शन बी बिनबिन एंड नीनी जो है मैस्कट रहे हैं नाइन्थ एशियन विंटर गेम्स के। याद रखना है नाइन्थ एशियन विंटर गेम्स के मैस्कट कौन रहे हैं, तो बिनबिन एंड नीनी है। मोटो इसका रहा है ड्रीम ऑफ विंटर लव अमंग एशिया। पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज रही है 34, टोटल इवेंट्स हुए 64 और वाटर स्पोर्ट्स डिसिप्लिन कितनी थी 11। कहाँ पे हुआ है ये, हार्बिंग हेलियोंगजोंग प्रोविंस चाइना में ये आयोजित किया गया था 7 फरवरी से 14 फरवरी 2025 तक। विच कंट्री टॉप द मेडल टैली इन नाइन्थ एशियन विंटर गेम्स? नाइन्थ एशियन विंटर गेम्स में सबसे ज़्यादा पदक किसने जीते हैं, मेडल किसने जीते हैं? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है कोरिया, ऑप्शन सी है कजाकिस्तान, ऑप्शन डी है चाइना। सही आंसर है चाइना। चाइना टॉप पे था नाइन्थ एशियन विंटर गेम्स के और उन्होंने टोटल 85 मेडल्स जीते हैं। 32 गोल्ड जीता है चाइना ने, 27 सिल्वर जीता है चाइना ने और ब्रोंज जीता है 26 चाइना ने। ठीक है, मेडल टैली की बात करें तो फर्स्ट पे है चाइना, सेकंड पे है रिपब्लिक ऑफ कोरिया और थर्ड पे है जापान। तो ये रैंकिंग आपको अच्छे से याद कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग इंडियन एथलीट्स डिलीवर्ड द बेस्ट परफॉर्मेंस एट द नाइन्थ एशियन विंटर गेम्स? तो नाइन्थ एशियन विंटर गेम में कौन से वो एथलीट थे, इंडियन एथलीट थे जिन्होंने पर्सनल बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है अपना नाइन्थ एशियन विंटर गेम्स में? ऑप्शन ए है तारा प्रसाद, ऑप्शन बी है शिवा केसवन, ऑप्शन सी है आरिफ खान और ऑप्शन डी है विश्वराज जडेजा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए तारा प्रसाद जी ने अपना पर्सनल बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है नाइन्थ एशियन विंटर गेम्स में। इंडिया की परफॉर्मेंस की बात करें तो इंडिया का लार्जेस्ट कंटिजेंट गया था, लार्जेस्ट कंटिजेंट बैटर मतलब सबसे ज़्यादा एथलीट्स गए थे नाइन्थ एशियन विंटर गेम्स में। 59 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था इंडिया से। इंडिया ने एक भी मेडल नहीं जीता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इंडिया ने एक भी मेडल नहीं जीता है और बेस्ट परफॉर्मेंस जो दिया है वो तारा प्रसाद ने, जो कि स्केटिंग करते हैं, स्केटर रहे हैं, उन्होंने दिया है और उनकी जो रैंक आई थी वो 8th आई थी इन विमेन्स स्केटिंग इवेंट। ठीक है, तो विमेन स्केटिंग इवेंट में तारा प्रसाद जी ने क्या किया है, स्केटिंग करके 8वां स्थान प्राप्त किया है। और इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत ही अबिस्मल रही है, बहुत ही क्या कहें डिसअपॉइंटेड वाली चीज़ वाली रही है। नो मेडल्स वन, एक भी मेडल नहीं जीते गए हैं, आपको ये बात याद रखनी है। विच कंट्री पार्टिसिपेटेड इन क्रॉस कंट्री स्कीइंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2005 एशियन विंटर गेम्स? 2025 एशियन विंटर गेम्स में पहली बार किस कंट्री ने स्कीइंग में पार्टिसिपेट किया है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है कंबोडिया, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी है म्यांमार। सही आंसर है ऑप्शन ए कंबोडिया ने क्या किया, पहली बार क्रिस क्रॉस कंट्री स्कीइंग में पार्टिसिपेट किया है। तो ये बात आपको याद रखनी है, कंबोडिया ने पहली बार क्रिस कंट्री स्कीइंग में पार्टिसिपेट किया है और सऊदी अरेबिया ने एल्पाइन स्कीइंग एंड स्नोबोर्डिंग में पहली बार पार्टिसिपेट किया है। मेडल टैली हमने देखी, फर्स्ट पे चाइना है, सेकंड पे कोरिया है, थर्ड पे जापान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच 3 कंट्रीज वन देयर फर्स्ट एवर एशियन विंटर गेम मेडल इन 2025? तो 2025 के एशियन विंटर गेम्स में, नाइन्थ एशियन विंटर गेम्स में कौन सी वो 3 कंट्रीज हैं जिन्होंने पहली बार पदक तालिका में अपना नाम अर्जित किया है, पहली बार पदक उन्होंने हासिल किया है, पहली बार उन्होंने मेडल जीते हैं? ऑप्शन ए है इंडिया, नेपाल, मलेशिया, ऑप्शन सी है थाईलैंड, ताइवान, फिलीपींस, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, यूएई, वियतनाम, ऑप्शन डी है पाकिस्तान, इंडोनेशिया और सिंगापुर। सही आंसर है ऑप्शन बी थाईलैंड, ताइवान और फिलीपींस। मतलब ये ऐसी कंट्रीज है जिन्होंने पहली बार एशियन विंटर गेम्स में कोई भी पदक जीता है। कंट्रीज विनिंग देयर फर्स्ट एशियन विंटर गेम्स मेडल। ठीक है, एशियन विंटर गेम्स मेडल पहली बार जीतने वाली जो कंट्रीज है वो बनी है ताइवान, थाईलैंड और फिलीपींस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री विल होस्ट 10th एशियन विंटर गेम्स इन 2029। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको याद रखना है 9th एशियन विंटर गेम्स चाइना में आयोजित किया गया है। अब आपसे पूछा जा रहा है 10वां संस्करण एशियन विंटर गेम्स का 2029 में 4 साल बाद कहाँ खेला जाएगा। ऑप्शन ए है चाइना, ऑप्शन बी है साउथ कोरिया, ऑप्शन सी है सऊदी अरेबिया, ऑप्शन डी है जापान। सही आंसर है ऑप्शन सी, सऊदी अरेबिया में आयोजित किया जाएगा अगला एशियन विंटर गेम्स। और सऊदी अरेबिया जो है वो पहली वेस्ट एशियन कंट्री होगी टू होस्ट दिस इवेंट। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। 10वां संस्करण कब होगा, 2029 में होगा। कौन होस्ट करेगा, तो सऊदी अरेबिया होस्ट करेगा। और सऊदी अरेबिया जो है पहली वेस्ट एशियन कंट्री होगी टू होस्ट एशियन विंटर गेम्स विच विल बी इट्स 10th एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ कैंपेन लॉन्च बाय यूनेस्को टू सेलिब्रेट 10th एनिवर्सरी ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। तो 10वीं एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस में यूनेस्को ने कौन सा एक कैंपेन लॉन्च किया है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है वुमेन इन साइंस इक्वल वॉइसेस, ऑप्शन बी है एम्पावरिंग वुमेन इन साइंस, ऑप्शन सी है इमेजिन अ वर्ल्ड विद मोर वुमेन इन साइंस, ऑप्शन डी है वुमेन इन स्टेम इनिशिएटिव। ऑप्शन सी है सही आंसर, इमेजिन अ वर्ल्ड विद मोर वुमेन इन साइंस जो है लॉन्च किया गया है यूनेस्को द्वारा। कब, 10th एनिवर्सरी ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस को सेलिब्रेट करने के लिए। कैंपेन का नाम याद रखिएगा, इमेजिन अ वर्ल्ड विद मोर वुमेन इन साइंस। किसने लॉन्च किया है, एंटिटी याद रखिएगा, यूनेस्को ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस डिक्लेयर्ड बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। तो पहली बार यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने कब इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस की घोषणा की थी, डिक्लेरेशन दिया था। ऑप्शन ए 2010, ऑप्शन बी है 2015, ऑप्शन सी है 2020, ऑप्शन डी है 2018। तो सही आंसर इसका ऑप्शन बी 2015। ठीक है, 2015 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया था इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस डिक्लेरेशन। ठीक है, और इस बार क्या हुआ है, इस बार कैंपेन लॉन्च किया गया इमेजिन अ वर्ल्ड विद मोर वुमेन इन साइंस। किसने लॉन्च किया है, यूनेस्को ने लॉन्च किया है। कब, क्या ओकेजन था, तो 10th एनिवर्सरी ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हैशटैग इज एसोसिएटेड विद द कैंपेन इमेजिन अ वर्ल्ड विद मोर वुमेन इन कैंपेन साइंस कैंपेन। तो हैशटैग क्या यूज किया जा रहा है कैंपेन द्वारा, जिसका नाम है इमेजिन अ वर्ल्ड विद मोर वुमेन इन साइंस। ऑप्शन ए है एवरी वॉइस इन साइंस, ऑप्शन बी हैशटैग वुमेन इन साइंस, ऑप्शन सी वुमेन हैशटैग वुमेन इन स्टेम, ऑप्शन डी जेंडर इक्वालिटी इन साइंस। सही आंसर है ऑप्शन ए एवरी हैशटैग एवरी वॉइस इन साइंस जो है हैशटैग यूज किया जा रहा है कैंपेन इमेजिन अ वर्ल्ड विद मोर वुमेन इन साइंस कैंपेन के साथ, जिसको लॉन्च किया गया है यूनेस्को द्वारा। कब लॉन्च किया गया था, 10th एनिवर्सरी ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस पे। ये कब मनाया जाता है, कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो 11 फरवरी को ये ऑब्जर्व किया जाता है। हैशटैग क्या है, हैशटैग एवरी वुमेन इन साइंस। पहली बार यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 2015 में डिक्लेयर किया था इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज वर्ल्ड पैंगोलिन डे सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड पैंगोलिन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए 15 फरवरी एवरी ईयर, ऑप्शन बी 3rd सैटरडे ऑफ फरवरी, ऑप्शन सी 1st संडे ऑफ फरवरी, ऑप्शन डी लास्ट सैटरडे ऑफ फरवरी। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, लास्ट सैटरडे ऑफ फरवरी को होस्ट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड पैंगोलिन डे। और इस बार जो फॉल किया है 15th फरवरी 2025 को। तो ये बात आपको याद रखनी है, 15th फरवरी 2025 को होस्ट किया गया है वर्ल्ड पैंगोलिन डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इनिशिएटेड वर्ल्ड पैंगोलिन डे। ऑप्शन है सेव पैंगोलिन्स ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी है रिश्जा कोटा एंड अदर वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट, ऑप्शन सी है ग्लोबल कंजर्वेशनिस्ट फोरम, और ऑप्शन डी है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। सही आंसर है ऑप्शन बी, रिश्जा कोटा एंड अदर वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट ने क्या किया था, शुरू किया था वर्ल्ड पैंगोलिन डे ऑब्जर्व करना। ठीक है, कब से ऑब्जर्व किया जाता है, तो 3rd सैटरडे ऑफ फरवरी को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। इस बार 15 फरवरी 2025 को वर्ल्ड पैंगोलिन डे ऑब्जर्व किया गया है, जिसको इनिशिएट किया गया था रिश्जा कोटे और अदर वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड पैंगोलिन डे को पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था? ऑप्शन ए है 2010, ऑप्शन बी है 2012, ऑप्शन सी है 2015 और ऑप्शन डी है 2018। सही आंसर है ऑप्शन बी 2012 में। रिज्जा कोटे और अदर वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट ने 2012 में वर्ल्ड पैंगोलिन डे की शुरुआत की थी और 3rd सैटरडे ऑफ फरवरी को डिजिग्नेट किया गया था टू बी होस्टेड एज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड पैंगोलिन डे। और इस साल 15 फरवरी 2025 को वर्ल्ड पैंगोलिन डे ऑब्जर्व किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी स्पीशीज ऑफ पैंगोलिन्स एग्जिस्ट? पैंगोलिन्स की कितनी स्पीशीज एग्जिस्ट करती हैं आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है 12। सही आंसर है ऑप्शन बी 8 स्पीशीज एग्जिस्ट करती हैं पैंगोलिन की। कुछ 4 एशियन स्पीसीज होती हैं और 4 अफ्रीकन स्पीसीज होती हैं। एशियन स्पीसीज में चाइनीज पैंगोलिन है, सुंडा पैंगोलिन है, इंडियन पैंगोलिन है और फिलीपीन पैंगोलिन है। अफ्रीकन में टेमिंग्स ग्राउंड पैंगोलिन है, जायंट ग्राउंड पैंगोलिन है, व्हाइट बिलाइट पैंगोलिन है और ब्लैक बिलाइट पैंगोलिन है। तो ये भी आप याद रखिएगा पेंगुइन की स्पीशीज के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है IUCN स्टेटस क्या है चाइनीज पैंगोलिन का? तो अभी हमने 8 तरीके की पैंगोलिन्स देखी, उसमें से चाइनीज पैंगोलिन का क्या IUCN स्टेटस है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है वल्नरेबल, ऑप्शन बी है एंडेंजर्ड, ऑप्शन सी है क्रिटिकली एंडेंजर्ड और ऑप्शन डी है नियर थ्रेटेंड। सही आंसर है ऑप्शन सी क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एशियन स्पीशीज के बारे में देखा, अफ्रीकन स्पीशीज के बारे में देखा। अब IUCN रेड लिस्ट के बारे में चर्चा करते हैं। क्रिटिकली एंडेंजर्ड में है चाइनीज, सुंडा और फिलीपीन पैंगोलिन्स। एंडेंजर्ड में है इंडियन, जायंट और व्हाइट बिलाइट पैंगोलिन्स। वल्नरेबल IUCN स्टेटस में है टेमिंग्स ग्राउंड और ब्लैक बिलाइट पैंगोलिन्स। तो ये बात आपको याद रखनी है। इंडिया में 2 तरह के पैंगोलिन्स पाए जाते हैं, एक तो इंडियन पैंगोलिन और दूसरे चाइनीज पैंगोलिन। लीगल प्रोटेक्शन की बात करें तो इनको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 स्केड्यूल 1 पार्ट 1 में रखा गया है। साइट्स अपेंडिक्स में इनके ऊपर कंप्लीट ट्रेड बैन लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट पेंगुइन्स? तो पेंगुलिन्स के बारे में, माफ कीजिएगा, पेंगुलिन्स के बारे में क्या ट्रू है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है दे हैव टीथ टू क्रश इंसेक्ट्स, ऑप्शन बी है देयर स्केल्स आर मेड ऑफ कैल्शियम, ऑप्शन सी है दे यूज देयर लॉन्ग टंग टू कैच इंसेक्ट्स, लंबी जीभ यूज करते हैं, ऑप्शन डी दे आर हर्बीवोरस मैमल्स। तो सही आंसर है ऑप्शन सी दे यूज देयर लॉन्ग टंग टू कैच इंसेक्ट्स। ठीक है, उनकी जो जीभ होती है बहुत लंबी होती है जिसकी वजह से वो इंसेक्ट्स को कैच कर पाते हैं आसानी से, जो भी जमीन पे घूमते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डज IPL 2025 बिगिन? तो अभी अनाउंसमेंट हुआ है IPL के शुरू होने का, होस्ट अनाउंस किया गया है, डेट्स अनाउंस की गई हैं, पहला मैच अनाउंस किया गया है, पहले मैच का कौन होस्ट रहेगा, कहाँ पे पहला मैच खेला जाएगा, ये सारी चीज़ें अनाउंस कर दी गई हैं। तो उसी की सीरीज में हम लोग भी 3-4 क्वेश्चंस IPL से चर्चा करेंगे। IPL 2025 कब खेला जाएगा आपको बताना है। ऑप्शन ए है मार्च 2025, ऑप्शन बी है मार्च 2022-2025, ऑप्शन सी है 1 अप्रैल 2025, ऑप्शन डी है 25 मार्च 2025। सही आंसर है ऑप्शन बी 22 मार्च 2025 से इंडियन प्रीमियर लीग 2025 खेला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सीजन IPL का खेला जाएगा 2025 में, मतलब कौन सा संस्करण रहेगा IPL 2025 का। ऑप्शन ए है 18वां सीजन, ऑप्शन बी है 17वां सीजन, ऑप्शन सी है 16th सीजन और ऑप्शन डी है 19वां सीजन, 19th सीजन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 18th सेशन जो है IPL 2025 का 18th सीजन खेला जाएगा, 18वां संस्करण खेला जाएगा, जिसकी शुरुआत होगी 22 मार्च 2025 से। याद रखना है 18th सीजन ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टीम्स विल प्ले ओपनिंग मैच ऑफ IPL 2025? तो IPL के 18th सीजन का पहला मैच किसके किसके बीच खेला जाएगा आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है मुंबई इंडियंस वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स, ऑप्शन बी है चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स, ऑप्शन सी है कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, ऑप्शन डी है सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस पंजाब किंग्स। सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। ठीक है, तो आपको याद रखना है कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जो है ओपनिंग मैच होगा 22 मार्च 2025 को 18वें सीजन इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर विल बी द ओपनिंग मैच ऑफ IPL 2025 टेक प्लेस? तो IPL 2025 का जो मैच है जो KKR वर्सेस RCB होगा वो कहाँ पे खेला जाएगा। ऑप्शन ए है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, ऑप्शन बी है ईडन गार्डन्स कोलकाता, ऑप्शन बी है M चिन्नास्वामी बेंगलुरु, ऑप्शन डी है सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर। सही आंसर है ऑप्शन ए वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में खेला जाएगा KKR वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, जो कि ओपनिंग मैच होगा 18th सीजन ऑफ IPL प्रीमियर लीग 2025 का, जो कि 22 मार्च 2025 को खेला जाएगा। कहाँ खेला जाएगा? वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में ये खेला जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बेवरेज ब्रांड सिक्योर्ड को प्रेजेंटिंग राइट्स फॉर आईपीएल 2025। तो कौन सा वो बेवरेज ब्रांड है, पेय पदार्थ वाला ब्रांड है, जो कि को प्रेजेंटिंग राइट्स जिसने सिक्योर किया है फॉर द आईपीएल 2025। ऑप्शन ए है कोका कोला, ऑप्शन बी है पेप्सी, ऑप्शन सी है कैंपा कोला, ऑप्शन डी है फैंटा। सही आंसर है ऑप्शन सी कैंपा कोला। तो जो कैंपा कोला है जिसके ओनर है रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने को प्रेजेंटिंग राइट सिक्योर किए हैं आईपीएल सीजन 18-2025 के। तो कैंपा कोला है सिक्योर्ड को प्रेजेंटिंग राइट्स फॉर आईपीएल 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ब्रांड डिड कैंपा कोला रिप्लेस एज आईपीएल 2025 को प्रेजेंटर। तो कैंपा कोला जो को प्रेजेंटर बना है आईपीएल 2025 का, उसको किसने हटा के, किस ब्रांड को हटा के कैंपा कोला ने जो है को होस्टिंग राइट्स, को प्रेजेंटिंग राइट्स सिक्योर किए हैं। कैंपा कोला ने किस ब्रांड को हटाकर आईपीएल 2025 को प्रेजेंट करने के लिए राइट्स सिक्योर किए हैं। ऑप्शन ए है स्प्राइट, ऑप्शन बी है थम्स अप, ऑप्शन सी है माउंटेन ड्यू, ऑप्शन डी है कोका कोला। सही आंसर है ऑप्शन बी थम्स अप। तो याद रखना है कैंपा कोला ने रिप्लेस किया है थम्स अप को एज आईपीएल 2025 को प्रेजेंटर। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि कोका कोला का जो थम्स अप है उसको रिप्लेस करके अब कैंपा कोला जो है इन्होंने सिक्योर किया है को प्रेजेंटिंग राइट्स फॉर आईपीएल 2025। विच क्रिकेटर को क्रिएटेड स्पिनर ड्रिंक। तो स्पिनर नाम की एक ड्रिंक है जिसको आईपीएल में भी लॉन्च किया जाएगा और आईपीएल के लिए मार्केटिंग राइट्स और ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदे गए हैं स्पिनर ड्रिंक के लिए। तो स्पिनर ड्रिंक को किसने को क्रिएट किया है, किस क्रिकेटर ने, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है मुतैया मुरलीधरन, ऑप्शन बी है विराट कोहली, ऑप्शन सी है एम एस धोनी और ऑप्शन डी है सचिन तेंदुलकर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मुतैया मुरलीधरन ने जो है को क्रिएट किया है स्पिनर, जो कि एक एनर्जी ड्रिंक होगी और जिसने स्पॉन्सरशिप डील्स भी साइन की है आईपीएल टीम्स के साथ। तो याद रखना है स्पिनर क्या है, स्पिनर जो है ड्रिंक है जो कि को क्रिएट की गई है क्रिकेटर मुथैया मुरलीधरन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट माइलस्टोन डिड आईपीएल फ्रेंचाइजीज अचीव इन 2024। तो आईपीएल फ्रेंचाइजी ने 2024 में कौन सा एक माइलस्टोन अचीव किया था, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए सरपासिंग 200 मिलियन ब्रांड वैल्यू, ऑप्शन बी सरपासिंग $100 मिलियन ब्रांड वैल्यू, ऑप्शन सी सरपासिंग $50 मिलियन ब्रांड वैल्यू, ऑप्शन डी सरपासिंग 300 मिलियन इन ब्रांड वैल्यू। सही आंसर है ऑप्शन बी सरपासिंग $100 मिलियन इन ब्रांड वैल्यू। तो ये अचीव किया गया था 2024 में आईपीएल फ्रेंचाइजी द्वारा। हु ब्रोक द रिकॉर्ड ऑफ हाफ मैराथन रिकॉर्ड इन बार्सिलोना। तो बार्सिलोना में हाफ मैराथन रिकॉर्ड किसने तोड़ा है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है इलियूड किपचोगे, ऑप्शन बी है योमिफ जेलेचा, ऑप्शन सी है जेकब किप्लिमो, ऑप्शन डी है जोशुआ चेप्टेगी। तो सही आंसर है ऑप्शन सी जेकेबा किप्लिमो ने तोड़ा है हाफ मैराथन का वर्ल्ड रिकॉर्ड इन बार्सिलोना। याद रखिएगा क्या नाम है इनका, जेकब किप्लिमो, ये रनर है जिन्होंने हाफ मैराथन वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है बार्सिलोना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइम सेट बाय जेकब किप्लिमो इन हाफ मैराथन। तो अभी हमने देखा जेकब किप्लिमो ने हाफ मैराथन का रिकॉर्ड तोड़ा है बार्सिलोना में। तो आपको बताना है कि उन्होंने कौन सा नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। ऑप्शन ए है 56 मिनट्स 42 सेकेंड्स का, ऑप्शन बी है 57 मिनट 42 सेकेंड्स का, ऑप्शन सी है 55 मिनट्स 30 सेकेंड्स का और ऑप्शन डी है 58 मिनट्स 30 सेकेंड्स का। सही आंसर है ऑप्शन ए 56 मिनट्स और 42 सेकेंड्स का रिकॉर्ड बना के जेकब किप्लिमो जो कि युगांडा से आते हैं, इन्होंने ब्रेक किया है हाफ मैराथन का वर्ल्ड रिकॉर्ड। कहाँ पे, बार्सिलोना ने। कौन से इवेंट में, हाफ मैराथन। कहाँ पे, बार्सिलोना ने। रिकॉर्ड टाइम क्या है 56 मिनट्स और 42 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय हाउ मेनी सेकेंड्स डिड जेकब किप्लिमो इंप्रूव प्रीवियस वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो प्रीवियस वर्ल्ड रिकॉर्ड से कितना इंप्रूव किया है जेकब किप्लिमो ने हाफ मैराथन जो कि बार्सिलोना में आयोजित की गई थी और जो जेकब किप्लिमो ने जीता है। तो कितना इंप्रूवमेंट हुआ है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है 30 सेकेंड्स का, ऑप्शन बी है 60 सेकेंड्स का, ऑप्शन सी है 48 सेकेंड्स का और ऑप्शन डी है 100 सेकेंड्स का। तो सही आंसर है ऑप्शन सी 48 सेकेंड्स का इंप्रूवमेंट किया है जेकब किप्लिमो ने और इन्होंने ब्रेक किया है, तोड़ दिया है हाफ मैराथन वर्ल्ड रिकॉर्ड इन बार्सिलोना। इनकी नेशनैलिटी है युगांडा। इवेंट था हाफ मैराथन इन बार्सिलोना। रिकॉर्ड टाइम 56 मिनट्स एंड 52 सेकेंड्स। इससे पहले वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर कौन थे, तो योमिफ जेलेका जो कि इथोपिया से आते हैं, इनका प्रीवियस रिकॉर्ड था हाफ मैराथन में, ठीक है, जिसको तोड़ दिया गया है जेकब किप्लिमो द्वारा। इन्होंने कितना टाइम लिया है, इन्होंने 56 मिनट्स और 42 सेकेंड्स लिए हैं और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया है हाफ मैराथन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हु वन द विमेंस रेस इन बार्सिलोना एंड व्हाट वाज हर टाइम। तो हाफ मैराथन इवेंट जो बार्सिलोना में आयोजित की गई है उसमें महिला रेस में, महिला की जो दौड़ थी उसमें कौन सी महिला प्रथम आई है, फर्स्ट आई है, और उनका टाइम क्या था आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है फेथ किपयोगन और इनका टाइम था 1 घंटे 5 मिनट। ऑप्शन बी है ब्रिगिट कोसगोए जिनका टाइम था 1 घंटे 4 मिनट। ऑप्शन सी है पेरिस जेप्रिचर जिनका टाइम था 1 मिनट 3 सेकेंड 45 मिनट। और ऑप्शन डी है 1 घंटे 3 मिनट 45 सेकेंड। ऑप्शन डी है जोसेलिन जेपकोस्गी जिनका टाइम था 1 घंटे 4 मिनट और 13 सेकेंड। तो सही आंसर है ऑप्शन डी जोसेलिन जेपकोस्गी, जो कि 1 घंटे 4 मिनट और 13 सेकेंड में इन्होंने अपना रिकॉर्ड कायम किया है, हाफ मैराथन वर्ल्ड रिकॉर्ड का। ठीक है, हाफ मैराथन का वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने जीता है। ठीक है, किन्होंने? जोसेलिन जेपकोस्गी, केनिया ने, सेटिंग अ कोर्स रिकॉर्ड। तो ये भी आपको याद रखना है, जोसेलिन जेपकोस्गी ने विमेंस रेस विनर रही हैं जो कि केनिया से आती हैं। मेंस रेस विनर कौन रहे हैं? जेकब किप्लिमो जो कि युगांडा से आते हैं। विमेन रेस टाइम क्या था? 1 घंटे 4 मिनट और 13 सेकेंड। और जो जेकब किप्लिमो का रिकॉर्ड टाइम था वो था 56 मिनट्स और 42 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फील्ड इज प्रतुल मुखोपाध्याय एसोसिएटेड विद। तो अभी हाल में ही प्रतुल मुखोपाध्याय जी का निधन हो गया है, तो आपको बताना है वो किस फील्ड से संबंधित थे, ये बताना है। ऑप्शन ए है पॉलिटिक्स, ऑप्शन बी है स्पोर्ट्स, ऑप्शन सी है म्यूजिक, ऑप्शन डी है लिटरेचर। सही आंसर है ऑप्शन सी म्यूजिक। तो प्रतुल मुखोपाध्याय जो थे ये बंगाली वोकलिस्ट और कंपोजर थे, लिरिसिस्ट थे, जिनका 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, याद रखिएगा, प्रतुल मुखोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे कब ऑब्जर्व किया जाता है हर साल एनुअली, आपको ये बताना है। ऑप्शन है 13 फरवरी, ऑप्शन बी है 15 फरवरी, ऑप्शन सी है 16 फरवरी, ऑप्शन डी है 17 फरवरी। सही आंसर है ऑप्शन बी, 15 फरवरी को हर साल इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे ऑब्जर्व किया जाता है। याद रखना है आपको, चाइल्डहुड कैंसर डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 15 फरवरी 2025 को। 15 फरवरी हर साल ऑब्जर्व किया जाता है और इस बार 15 फरवरी 2025 को इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कैंपेन थीम फॉर ICCD 2025। इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे की कैंपेन थीम क्या थी? ऑप्शन है ऑप्शन ए अनवीलिंग चैलेंजेस, ऑप्शन बी डेमोन्स्ट्रेटिंग इम्पैक्ट, ऑप्शन सी इंस्पायरिंग एक्शन, ऑप्शन डी फाइटिंग फॉर अ क्योर। सही आंसर है ऑप्शन सी इंस्पायरिंग एक्शन। तो याद रखना है आपको इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे, जिसको हर साल 15 फरवरी 2025 को इस बार ऑब्जर्व किया गया। 15 फरवरी 2025 को हर साल 15 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है और इस बार की थीम है 2025 की इंस्पायरिंग एक्शन। 2026 की जो कैंपेन थीम होगी वो होगी डेमोन्स्ट्रेटिंग इम्पैक्ट और 2024 की जो थीम थी, कैंपेन थीम थी, वो अनवीलिंग चैलेंजेस थी। ठीक है, तो ये 3 ईयर प्रोग्राम शुरू किया गया है 2024 से 2026, इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे 2025 में। तो याद रखना है इसकी थीम क्या है, इंस्पायरिंग एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिवर्सल सिंबल फॉर चाइल्डहुड कैंसर अवेयरनेस। चाइल्डहुड कैंसर अवेयरनेस का यूनिवर्सल सिंबल क्या है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है ब्लू रिबन, ऑप्शन बी है गोल्ड रिबन, ऑप्शन सी है रेड रिबन, ऑप्शन सी है डी है ग्रीन रिबन। सही आंसर है गोल्ड रिबन जो है यूज किया जाता है एज यूनिवर्सल सिंबल फॉर चाइल्डहुड कैंसर अवेयरनेस। याद रखिएगा, गोल्ड सिंबल यूज किया जाता है एज सिंबल फॉर चाइल्डहुड कैंसर अवेयरनेस।